तो हेलो एनिमल लवर्स, आप सभी का स्वागत है और एक नया वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच करिएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो भाई, एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे थोड़ी सी मूर्तियां भी होती है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मार दिया गया होता है और ये लोग यहाँ पे उन्हें मार के भाई शांति से जा रहे होते हैं। और इधर एक बंदा होता है, वो जीसस से ये प्रार्थना कर रहा होता है कि प्लीज इन शैतानों को रोकना, डीमस को रोकना। तो पहले मेरे को लगता है कि डीमस वो उन निंजा को कह रहे हैं, लेकिन तभी भाई यहाँ पे एक खतरनाक सा हाथ आता है जो कि इनको पकड़ लेता है। और ये भाई हाथ नॉर्मल इंसान का तो नहीं लग रहा होता है मेरे को, तो क्या सीखी कमी। तो यहाँ पे जो भी होता है इनकी वार्ड लगा के रख देता है। और यहाँ पे दूसरी ओर हमें एक आदमी का सीन दिखाया जाता है। भाई, इसको आदमी बोलने का मन नहीं कर रहा होता है क्योंकि ये ना हैगान की फोटो देख रहा होता है और उसे चाटते हैं भाई ठरकी कहेगा। और भाई ये बंदा ठरकी क्यों की ना, ये बंदा उसको देख के बोलता है कि क्या बात है भाई, क्या ऐस का पीस मिला है भाई। यार क्या ही बोलूं मैं, भाई छोड़ो भाई, अभी नहीं बोलता हूँ कुछ भी, ठीक है ना। दूसरी ओर हमें इसी ठरकी का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे बीफ खा रहा होता है। तभी यहाँ पे मास्टर यामाजी आता है, ठीक है ना। वहीं पे मास्टर जो कि हमें पिछले एपिसोड के एंड में दिखाया गया था, ठीक है। और भाई ये ठरकी बताता है कितना आसान था यार, यहाँ पे कुछ मजा नहीं आया, खड़ा नहीं हुआ मेरा। तो तुम क्या कहते हो मास्टर यामाजी। ये दोनों यहाँ पे एग्जाइल के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। मास्टर यामाजी ये बताता है कि जो एग्जाइल है हम उन्हें अपने दुश्मनों की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि भाई देखो हमारे सीक्रेट आर्ट के बारे में और लोगों को पता चले, ठीक है। तो ये यानी कि ठरकी साला बोलता है कि यार ये तो काफी कमाल का बंदा है, वैसे मेरे को कुछ कुछ हो रहा है अंदर से। तो यहाँ पे मास्टर यामाजी बताता है कि हेगान पूरे जापान के इतिहास में सबसे कमाल का निंजा है और एलाइट निंजा में से एक है वो, ठीक है ना। उसने काफी सारी टेक्निक सीख रखी है और जब बात आती है तो वो अपने दुश्मनों को मारने की तो वो बिल्कुल भी बेरहम हो जाता है। वो सच में निंजा, उसके बीच में भी निंजा है। तो टर्की कहता है कि हाँ वो मेरा होने वाला है और वैसे भी हम उसे पहले ही मार चुके हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि वो अभी भी जिंदा है। ये बात काफी कमाल की होती है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर ये डिस्कशन करते हैं कि उसने अपनी सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल किया था, इस वजह से वो मरा नहीं, बच गया, ठीक है। ये उन स्पेशल टेक्निक्स में से एक है जो कि पुराने निंजा यूज करते थे। तो मास्टर यामाजी कहते हैं हाँ, इसलिए अगली बार उसके ऊपर हमला करने से पहले हमें एक टेक्निक्स को पता करना होगा, उसके बाद ही हम उसे पूरी तरह से जान से मार पाएंगे। तो टर्की कहता है कि हाँ तुम देखना, मेरे पैरों में बैठ के गिड़गिड़ाएगा और बोलेगा कि प्लीज मेरे को लेने दो ना मुंह में। तो यार देखो, मेरे को पता है ना इसमें बहुत सारे खतरनाक ऐसे एकदम घटिया डायलॉग्स है ना भाई, एकदम क्या बोलते हैं हेडफोन्स लगा के देखना इस सीन को, क्योंकि बहुत सारे घटिया डायलॉग्स आने वाले हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ से उसके बाद यहाँ से चला जाता है और जाने के से पहले उस बंदे के बारे में पूछता है जिसका नाम होता है रिपर। तो दूसरी बार हमें रिपर का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई बहुत ज्यादा ही बेरहम होता है और उसने यहाँ पे कई सारे एग्जाइल निंजा को मार दिया होता है। इनमें से एक एग्जाइल निंजा यहाँ पे खड़ा हुआ होता है, वो यही कहता है कि तुम्हें कैसे लग रहा है अपने ही दोस्तों को मार के। रिपर से पूछता है वो ठीक है। ये निंजा यही कहता है कि तुम्हें पता है ना ऑर्गेनाइजेशन तो खुद ही करप्ट हो चुकी है, तो तुम उसका क्यों साथ दे रहे हो। तुम असलियत में सारे एग्जाइल निंजा को इसलिए मार रहे हो क्योंकि तुम खुद उन लोगों से डरते हो, है ना। और यह बात तो है कि तुम हेगान को जान से नहीं मार पाए। इससे यह साबित होता है कि जो निंजा अपने पुराने तौर तरीके से जी रहे हैं वो तुम जैसे के सामने घुटने नहीं टेक सकते। और एक बार सारे एग्जाइल निंजा को इस बात का पता चल जाएगा तो वो सारे सब के सब तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे। ये चीज मैं तुम्हें काफी दर्द दे के समझाऊं। तो यहाँ पे निंजा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है रिपर से और वो काफी खतरनाक शैडो आर्ट का इस्तेमाल करता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इन सब के पास कोई ना कोई सीक्रेट आर्ट शैडो आर्ट है। इस आर्ट से यहाँ पूरी की पूरी जमीन फट चुकी होती है और ये इसके फ्लाइंग फ्लाओ नाम की सीक्रेट आर्ट थी, जिसके बाद उसको लगता है कि भाई वो मर चुका होगा, लेकिन रिपर अभी भी जिंदा होता है। ये बंदा कहता है कि अगले अटैक में तुम जरूर मरोगे, लेकिन ये देखता है कि उसके हाथ में उसकी तलवार नहीं है। और ये हमें दिखाया जाता है कि रिपर ऑलरेडी इस बंदे की छाती में तलवार मार दी होती है। वो कहता है कि ठीक है फिर चलो भाई, मैं चलता हूँ नरक में और तुम्हारा वहाँ पे पहुँच के इंतजार करूंगा। क्या मतलब है भाई, ये क्या है। दूसरी बार हमें फिर से यामाजी का सीन दिखाया जाता है। जब आपको याद होगा यार, आप लोग पूछोगे कि यार मैं उसे क्या ही बोलूं, तो तुम पूछोगे भाई हरकतें देख लो यार, उसकी क्या ही बोलूं, उसका नाम तो बताया ही नहीं। जब नाम पता चलेगा तो पक्का उसका नाम से बोलूंगा, ठीक है यार। एनीवे, तो उसने पूछा था रिपर के बारे में। मास्टर ये मुझे बताता है कि मैंने अभी के लिए उसको हेगान से लड़ने के लिए मना कर रखा है। तो पूछता है कि क्या वो अभी के लिए नहीं लड़ेंगे। तो यार ये चीज हमें नहीं बताई गई। दूसरी ओर जो भी इंसिडेंट हुआ था उस रेस्टोरेंट के अंदर जब माइक और हेगान के ऊपर हमला हुआ था, तो इसको एक टर्फ वर्क का नाम दे दिया जाता है, यानी कि वो लड़ाई गुंडों ने वाकई की थी, बस उसके पीछे और कोई नहीं था। मतलब निंजा का कोई भी नाम नहीं आया। मतलब तुम समझ रहे हो ना।
बड़ी अथॉरिटीज ने इस केस को दबा दिया है। एक तरीके से माइक ने ये सुन के और भी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी उसका पार्टनर यानी कि वो बॉस भी जो भी है उसका उसे बुलाता है और ये लोग बाहर बैठते हैं, मिलते हैं। ठीक है, ये बॉस कहता है कि तुम अपनी जिंदगी को खराब करना चाहते हो, तुम्हारी रिटायरमेंट पास आने वाली है तो तुम आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हो, पूरा दिन सोना, फिशिंग करना, ठीक है, विस्की पीना, और क्या चाहिए तुम्हें। तो माइक कहता है वैसे आजकल मेरे को जापानीज शेक ज्यादा पसंद है, विस्की नहीं। तो बॉस कहता है हाँ जरूर, मैं तुम्हारे लिए कुछ अपना शेक भिजवा दूंगा और तुम्हारे लिए एक फिशिंग रॉड भी भिजवा दूंगा, ठीक है ना। तो माइक कहता है हाँ उसके लिए शुक्रिया, मैं तुम्हें बताता हूँ वो रोड जरूर ओजा ने बनाई होगी, क्यों है ना। तो यहाँ पे ये सुन के बॉस खड़ा हो जाता है और वो कहता है तुम थोड़ी छुट्टी ले लो, थोड़ा आराम करो, ठीक है, क्योंकि मैंने सुना है जो लोग थके हुए होते हैं वो गलत डिसीजन ले लेते हैं, रिटायरमेंट डे से पहले मत आना ऑफिस में। तो यहाँ पे बेसिकली उसने उसको भगा दिया होता है और साफ साफ सीधा सीधा बोल दिया होता है कि इससे बाहर रह, तू इस केस से बाहर रह, ठीक है। दूसरी ओर हमें हेगान का सीन दिखाया जाता है जो कि इधर भाई अपनी वाइफ के बारे में याद कर रहा होता है, ठीक है। तभी उसको एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, वो यहाँ पे बाहर आता है तो ये और कोई नहीं बल्कि माइक होता है और हेगान ने खुद उसको अपनी लोकेशन भेजी होती है यहाँ पे, क्योंकि माइक बताता है कि उसकी नेविगेशन भी ठीक से काम नहीं कर रही होती है यहाँ पे पहुंचने के लिए और उसकी गाड़ी की हालत भी बहुत ज्यादा खराब होती है, ठीक है। माइक ये कहता है कि वैसे तो जो भी हादसा उस रेस्टोरेंट के अंदर हुआ था उस बूढ़े आदमी को मैंने कहा था कि जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि पूरा रेस्टोरेंट ही तबाह हो जाएगा। तो बेसिकली यार उस बूढ़े आदमी के ऊपर ही सारा नाम आ गया है, इसके पीछे की यार यहाँ पे क्रिमिनल डीलिंग्स होती है और इसके पीछे उस बूढ़े आदमी का हाथ था। ओके, तो बेचारा वह फंस चुका होता है। यहाँ पे ये लोग आते हैं और क्राइम सीन की फोटोज लेके आया होता है माइक, जो कि सिकल वाला बंदा था जिसको हेगान ने मार दिया था। यहाँ पे एनालिसिस के बाद इसको ये पता चलता है कि इस हथियार का पेटेंट वो कंपनी के पास था, ठीक है भाई। मैंने तुम्हें पहले ही एपिसोड में बताया था कि दूसरे एपिसोड में यार वो कंपनी का कुछ न कुछ ड्रामा है यहाँ पे, और ये लोग भी यही बात कर रहे होते हैं कि कंपनी और निंजास के बीच कोई ना कोई कनेक्शन है, इसके बारे में हमें पता लगाना होगा। यह कंपनी काफी ज्यादा खतरनाक है और FBI भी उसके साथ है और अब वो चाहते हैं कि मैं इस केस से हट जाऊं, और ऐसा होना भी है क्योंकि उस समय मैं मरते मरते बचा था। तो हेगान यहाँ पे माइक को बताता है कि भाई मेरी फैमिली को उन लोगों ने मार डाला तो मैं उनको एक एक करके खत्म कर दूंगा, उनको इस चीज की सजा जरूर मिलेगी। तो माइक कहता है इसका मतलब तुम खून करने वाले हो, फिर तो अंत में मेरे को ही तुम्हें अरेस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन वो बात है कि उससे पहले मेरे को कुछ ऐसे कमीने लोग हैं जिन्हें अरेस्ट करना है। तो यहाँ पे वो अपने इस रिजेक्शन लेटर को जला देता है, ठीक है। जो भी होता है ये माइक बताता है कि मैं इसलिए एक पुलिस ऑफिसर बचा था क्योंकि मैं आम लोगों को बचाना चाहता हूँ, और वैसे भी मेरे को सिंह की कोई नहीं पड़ी, मेरे को पसंद ही नहीं है। माइक बताता है कि इतने साल के एक्सपीरियंस में उसने आज तक कभी भी निंजा के साथ कोई भी लड़ाई नहीं की है, को डील नहीं किया है। तो यहाँ पे माइक बताता है कि मेरे पास कोई ऐसा है जो कि हमें ओज के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो यार इससे पहले कि तुम सोच पाओ कि वो कौन है, भाई एमा होती है, ठीक है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि एमा ने पहले भी ओज के ऊपर रिसर्च कर रखी थी और उसको ये आइडिया होता है कि ओज क्या जानती है क्या नहीं। जब ये लोग यहाँ पे मिलते हैं तो भाई इसकी गाड़ी के बारे में बातचीत होती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि माइक की खुद की गाड़ी फीचर होती है और वो इधर एमा की गाड़ी को भी कुछ खास समझता नहीं, लेकिन हेगान को पता होता है कि यह काफी कमाल की गाड़ी है जो एमा के पास है, ठीक है। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है उसको, जिसे देख के यहाँ पे एमा इम्प्रेस हो जाती है कि भाई निंजा है, इतना तो पता ही है, काफी कमाल का टेस्ट है उसका। ये लोग यहाँ पे गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और इधर ये काफी हाईटेक गाड़ी होती है और अंदर से एमा ने यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी होती है इस केस से रिलेटेड, ठीक है। उसने ये पूरा का पूरा सेटअप खुद से बनाया होता है। वो हमें बताती है कि एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी जिसने हर फील्ड के अंदर काम कर रखा है। स्टार्टिंग में वो मिलिट्री वेपन्स बनाती थी, फिर टेलीकम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, क्लीन एनर्जी और ऐसी कई टेक्नोलॉजी के अंदर वो हाथ डाल चुकी है। फिर से कोई भी टेक्नोलॉजी है वो हर चीज के ऊपर कब्जा कर चुकी है, वो सारे मार्केट में फैल चुकी है और उनके प्रोडक्ट्स लगातार दूसरे प्रोडक्ट को फेल करते जा रहे हैं। एक तरीके से पूरा कब्जा कर रही है और दुनिया पे इनकी इतनी कमाल की ग्रोथ को देखने के बाद कुछ ऐसे रूलर्स भी आए
दिखाए जिनके ऊपर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ओच की जो रोल ऑर्गेनाइजेशन थी, दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन थी, कुछ जर्नलिस्ट ऐसे थे जो कि खिलाफ थे ओच के, वो सब के सब किसी रहस्य में तरीके से मारे गए। अभी हाल ही में ये आदमी जिसको तुम देख रहे हो, ये काफी बड़ा पॉलिटिशियन था जो कि यूरोप में काफी ज्यादा फेमस है। इसने किसी भी कंपनी को अपनी कंट्री में एंटर करने के लिए मना कर दिया था। पिछले हफ्ते ही इसकी डेथ हो गई और जिस इंसान ने उसको रिप्लेस किया वो बिल्कुल उसका अपोजिट था और उसने उन सारी कंपनीज को एक्सेप्ट किया जो कि यूरोप में बिजनेस करना चाहती है और उनमें से एक कंपनी का नाम है ओच। जितनी भी डेथ अभी तक हुई है वो ओच के फेवर में ही गई है और इन सब के पीछे निंजा का हाथ आता है। तो ये समझ जाते हैं कि भाई एक तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनके साथ निंजास भी है, ठीक है। दूसरी ओर हमें ओज रिजेक्टर का सीन दिखाया जाता है और इधर उनका ओनर फाउंडर भी होता है। अब यार इनका नाम अभी हमें नहीं बताया गया है, लेकिन जैसे बताया जाएगा मैं उसका नाम यूज करना शुरू कर दूंगा। इनका ये रिजेक्टर काफी ज्यादा अच्छे से चल रहा होता है और एनर्जी ट्रांसफर करने वाले सिस्टम जो होते हैं वो भी बढ़िया चल रहे होते हैं, ड्रोन वगैरह ठीक है और हम वायरलेस एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे अनाउंसमेंट टाइप करता है ये फाउंडर की ओज एक ऐसी कमाल की कंपनी है जो कि लोगों की दुनिया चेंज कर देगी हमेशा हमेशा के लिए। इसके बाद वो जब इधर इस मीटिंग रूम से बाहर आता है तो इधर मास्टर यामाजी होता है। फाउंडर कहता है कि मुझे तो लगा था कि हम डिनर पे मिलने वाले हैं तो मैं एकदम से यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये है कि ये काफी ज्यादा अर्जेंट होगा। हमें यहाँ पे उस सीन का फोटोग्राफ दिखाया जाता है जो कि यामाजी फाउंडर को देता है। तो फाउंडर कहता है हाँ ये मेरे ही लोग हैं। एक्चुअली क्या है ना, हमें इन वेपन्स को असली दुनिया में टेस्ट करना था और निंजा से बेहतर सब्जेक्ट और कौन ही हो सकता है। उनके अंदर सुपर ह्यूमन एबिलिटीज होती है। मैंने ये मेक श्योर किया था कि वो एक एक्स निंजा है, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो यामाजी यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस होते हैं। तो फाउंडर कहता है अच्छा ठीक है, अगली बार से जब भी कुछ करूंगा तो तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम्हें बस डाटा की जरूरत थी और कुछ नहीं, इससे हमारा ही फायदा होगा। वेपन्स को और ज्यादा ताकतवर बनाने में तुम जानते ही हो ना, हम पार्टनर्स हैं तो हमें साथ मिलके काम करना होगा। तो यामाजी यहाँ से उठ के जाने लगते हैं और वो यही कहता है कि दोबारा से ऐसी हरकत मत करना। हमें यहाँ पे एमा बताती है कि एक ओजा सिटी नाम का शहर है जहाँ पे वो अपनी क्लीन एनर्जी और सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं इस सिटी के ऊपर, ठीक है, कि जो उनके एक्सपेरिमेंट है वो कैसे परफॉर्म किए जाएंगे, असली सिटी पे क्या असर होगा उनका। ओके, इससे पहले कि ये लोग आगे बात नहीं कर पाए तभी भाई हैगान मोरिस को पीछे से ढकेल देता है और फिर इसके ऊपर अटैक होता है ऊपर से तलवार से, ठीक है। तो यहाँ पे हैगान को पहले से ही पता चल चुका होता है ऊपर कोई दुश्मन है। इधर एज यूजुअल भाई ये गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। माइक और एमा यहाँ से गाड़ी भगा रही होती है। इधर थोड़ा कंस्ट्रेंट करने के बाद हैगान को उसकी लोकेशन पता चल जाती है और वो अपनी तलवार से उसको मार देता है। इससे पहले कि ये कुछ कर पाए तभी साइड में से एक ट्रक आता है जो कि इनकी गाड़ी को ठोक देता है, मतलब इनका नॉर्मल एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद एमा और माइक दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भाई हैगान भी होश में होता है। ये बंदा यहाँ पे अजीब बलबन टाइप की हरकतें करता है। भाई वेपन निकाल लेता है, उसके बाद गोलियां भी चलाना शुरू करता है, ठीक है। यहाँ पे हैगान इसको काफी कमाल की टक्कर देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ये बंदा डॉक्टर ऑक्टोपस, मतलब डॉक्टर ऑक्टोपस जैसे यार ये बहुत सारे टेंटिकल्स टाइप के निकल आते हैं। इनके अंदर आंखें भी होती है, उनके खुद के हथियार भी होते हैं। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत पहले होती है हैगान को, जिसके बाद यहाँ पे वो अपनी सिगरेट आर्ट का इस्तेमाल करके से हाथ भाई निकाल लेता है अपने पीछे और कड़ी टक्कर देता है के टेंटिकल्स को। इसके सारे वार से बचने के बाद वो इसके मुंह में अटैक करता है और हमें लग रहा था कि यार पहले की इसके अंदर कोई बंदा होगा, लेकिन भाई ये खुद को ही पूरा रोबोट ड्रोन टाइप का होता है। ओके, इसको खत्म कर देता है हैगान और हमें दिखाया जाता है वो देख रहा होता है भाई टीवी पे और काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसको देख के यहाँ पे पुलिस आ चुकी होती है एक्सीडेंट सीन पे और उन्हें माइक और एमा को मतलब संभाल लिया होता है, ठीक है। वो लोग उसे लेके जाएंगे हॉस्पिटल, लेकिन हैगान इनसे दूर होता है, वो अपनी बाइक पे होता है इधर और हमें दिखाया जाता है उसके बैग में बहुत सारे फोन्स होते हैं। भाई मेरा क्वेश्चन का आंसर ओके, उसके पास पहले से बहुत सारे फोन हैं, उनमें एक फोन उसका बज रहा होता है। जब कॉल पिकअप करता है तो सामने से एक बंदा बोलता है कि अब हम आखिरकार बात कर सकते हैं, क्यों हैगान। तो यार अब ये सुन के हैगान शौक हो जाता है, क्योंकि उसका असली नाम तो बहुत कम लोगों को ही पता होता है यार, फिर शायद बराबर लोगों को पता है। लेट मी गैस, ये रिपर ही होगा बंदा, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि ये बंदा रिपर होगा। एनीवे ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि यार मैं बहुत ही लेट अपलोड कर रहा हूँ भाई, एग्जाम चल रहे हैं ना, इसी कारण लेट हो जा रहा है थोड़ा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।